टेल मी। एनसीईआरटी में कोई एक बच्चा मुझे ये बता दो कौन कौन से चैप्टर है लास्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजी के। organisms and population, ecosystem, biodiversity and conservation, environmental issues. हाँ, टोटल 4 चैप्टर्स है हमारे। यो मैम। ये चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक्ड है बहुत सारे सेंस में। इस चैप्टर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी थ्योरी है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में एक दुनिया है। इससे आराम से 30 मार्क्स का पेपर, 30 to 40 मार्क्स का पेपर आता है। कभी थोड़ा ज्यादा हो सकता है, कभी कभार 28 मार्क्स का चला जाता है, कभी कभार इससे ज्यादा हो सकता है, 38 मार्क्स का आ गया। सो माय पॉइंट इज कि आप 40 मार्क्स तक का इसको लगा के चल सकते हो कि इससे पेपर आता है। लेकिन ये सारे टॉपिक एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम जो लास्ट यूनिट है उसको एक पूरे चारों चैप्टर्स को एक चैप्टर के सेंस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कभी कभार हम एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में जंप करेंगे, जैसे हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पे एक टर्म आई है जो एक्सप्लेन हुई है चैप्टर 4 में। तो हम चैप्टर 1 में उस टर्म को जो चैप्टर 4 में एक्सप्लेन हुई है उसको 1 के साथ ही एक्सप्लेन कर देंगे। दैट मीन्स कि आप स्टार्टिंग में जब आप पढ़ोगे आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसे समझने में कि कहाँ से हम जंप कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा फेथ रखना पड़ेगा क्लास में। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? नो मैम। अब दिख रही है? अब दिख रही है? नो मैम। यस मैम। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा फेथ रखना पड़ेगा। देखो, ट्यूशन का सिर्फ एक पर्पस है यहाँ पे, दैट इज क्वालिफाई यू फॉर नीट। नीट के लिए क्वालिफाई बहुत बच्चे कर जाते हैं, लेकिन नीट में क्वालिफाई करने से सीट नहीं मिलती। सीट मिलती है जिसके रैंक ऊपर आते हैं। हर कैटेगरी वाइज रैंक की रिक्वायरमेंट अलग है, ठीक है। हर कैटेगरी वाइज सीट भी अलग है। सो व्हाट माय एम इज, जो मेरा एम है आपके लिए वो ये है कि यहाँ से कोचिंग लेने के बाद आप एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई कर जाओ, ठीक है। अब वो आपकी मर्जी है, आप एमबीबीएस लो, आप बीडीएस लो, आप वेटनरी लो, आप आयुर्वेदिक लो, आप बीएससी मेडिकल ले लो, आप फार्मेसी लो। सबका अपना इंटरेस्ट है। हर फील्ड में अपनी अपना स्कोप भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है स्कोप नहीं है, स्कोप बहुत है हर फील्ड में, नो डाउट। निकालना पड़ता है स्कोप, वो तो चलो टाइम के साथ हम सीखेंगे। तो हमारे एम रहेगा एमबीबीएस को क्वालिफाई करने का, ठीक है। तो उस एम से हम इस यूनिट को पढ़ेंगे। अब आप 12th के बाद कोई भी पेपर देने जाओगे ना पूरे इंडिया में, चाहे आप आर्ट्स फील्ड का ही पेपर दे रहे हो, लेट्स से किसी ने आर्ट्स ले ली ग्रेजुएशन में कि नहीं पढ़नी और मेडिकल आर्ट्स लेंगे, तब भी ये 4 चैप्टर आपकी लाइफ में आएंगे। आप में से कुछ बच्चे सीडीएस की प्रिपरेशन करोगे तब भी ये 4 चैप्टर आएंगे। सो दीज 4 चैप्टर्स ये सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जितने भी एग्जाम देने जाओगे बाहर, ये 4 चैप्टर आपको कहीं ना कहीं जरूर आएंगे। तो ये 4 चैप्टर्स को हमें कैसे पढ़ना है, इसको हमने एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। मतलब कि इसको जब हम पढ़ेंगे अगर मैं बोल रही हूँ ओजोन लेयर है अर्थ के सरफेस पे, जिसकी वजह से मैं सनलाइट से बची पड़ी हूँ, कि बुरी वाली सनलाइट की सन की रेस से बची हूँ, तो इसके बारे में हम ऐसे नहीं सोचेंगे कि ये हिमाचल में कैसे हो रहा है या नीट में कैसा क्वेश्चन आएगा। देखो नीट में कैसा क्वेश्चन आएगा वो मेरी दिक्कत है, वो मुझे तुम्हें कराना है, ठीक है। तो वो मैं तुम्हें करा दूंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, हो जाएगा। तुम्हें सोचना कैसे है मैं बता रही हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है। तो इन 4 यूनिट को आपको कैसे पढ़ना है, आपको इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव से मतलब कि जब मैं बोलूंगी ओजोन लेयर तो आप लोग पूरा सोचोगे कि अच्छा यार यहाँ ओजोन ऐसी है, हिमाचल में कैसी होती होगी पहाड़ों की साइड। अच्छा अगर यहाँ ऐसी पहाड़ों में होती है तो प्लेन्स में कैसी होती होगी। ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे ओजोन लेयर सही से बनी नहीं है, ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे वो थिकेस्ट है। आप इस तरीके से सोचोगे ताकि ये जो 4 यूनिट है आपकी ऐसी प्रिपेयर हो ना कि आप कोई भी पेपर देने जाओगे इस 4 यूनिट के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। समझ आई? यस मैम। ठीक है। तो जब हम ऐसा सोचते हैं ना, इट टेक्स टाइम, इसमें टाइम लगता है। ऐसा थोड़ी है क्योंकि हम ऐसे पढ़ते नहीं है ना जनरली, तो इसमें तो टाइम लगता है। अब हम कुछ भी पढ़ते हैं हम रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं ना कि आपके लेवल तक कितना ही है, लेकिन इकोलॉजी पढ़ते टाइम रिस्ट्रिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो जहां पे रोकना है वो मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन तुम सोचोगे ज्यादा इनमें कहाँ तक सोचना उसको तो डिस्कस करते रहेंगे। तो इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग जाएगा चीजों को समझने में। सो सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि थोड़ा सा ट्रस्ट करना है कि ये क्लासेस किसके लिए है, नीट के लिए है ना। तो यू हैव टू ट्रस्ट कि जब हमारा ये यूनिट खत्म होगा आप नीट के सारे पीवाईक्यूज लगा सकते होंगे। कोई भी बुकलेट उठा के लगाओगे तो वो लग जाएंगे। तो ये आपको ट्रस्ट मेरे पे करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने एंड से क्या करना है, आपको अपने एंड से बस आ जाना क्लास में,
ठीक है, चाहे तबीयत वगैरह भी खराब हो, अगर हो सके क्लास सुन सकते हो तो सुनने के लिए आ जाना, मिस मत करना, धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा, ठीक है। और ये चलेगा एनसीईआरटी बेस्ड, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी से ही वो क्वेश्चन ड्राइव कर लेंगे। अब एनसीईआरटी इकोलॉजी की पढ़ोगे ना, तुमको समझ आ जाएगी आराम से, कोई भी पढ़ लो, अभी भी उठा के पढ़ लेना, तुम्हें समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नहीं लगेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं लगेंगे। दैट मीन्स हमें समझ तो आती है पर एप्लीकेशन नहीं हो पाती है। तो समझने के बाद एप्लीकेशन कैसे है ना, इसलिए हम एनसीईआरटी साथ में पढ़ेंगे, मैं तुम्हें साथ में पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी और फिर कॉन्सेप्ट समझाऊंगी ताकि तुम्हारी एप्लीकेशन हो पाए, राइट। तो इस चीज में प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमेशा इंटरेस्टिंग होती है, बोरिंग हो जाती है? बोरिंग हो जाती हो जाती है। इंटरेस्टिंग हमेशा इंटरेस्टिंग रहती है किसी के लिए, चलो अच्छी बात है, किसी के लिए बोरिंग हो जाती है, हो जाती है जनरली, किसी के लिए भी हो सकती है ना। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज है कि बोरिंग हो जाएगी तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता। तो विल ट्राई कि जब ये बोरिंग होनी स्टार्ट हो, हम बीच में कुछ और डिस्कस कर ले, कॉमेडी कर ले, कोई क्वेश्चन कर ले, कोई फ्लो चार्ट बना ले, राइट, या हम लोग इसको डॉक्यूमेंट्रीज के साथ देखें। तो मेरा काम रहेगा कि मैं हो सके तो आपके लिए ऐसी डॉक्यूमेंट्री या एनिमेशन लेके आऊं जिससे टॉपिक इंटरेस्टिंग हो जाए। और आपका ये रहेगा, जो मेन काम है आपका इन 4 यूनिट में, 4 चैप्टर्स में, वो ये कि जिस पॉइंट पे तुम्हें समझ नहीं आएगा तुम मुझसे पूछ लोगे, राइट, यू रेज योर हैंड एंड यू विल आस्क मी कि नहीं समझ आया। क्यों? क्योंकि इकोलॉजी इजी है, इसलिए बच्चे शर्माते हैं पूछने से कि यार ये तो इजी था, मुझे समझ नहीं आया। पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, कोई यहाँ पे आपको जज नहीं कर रहा। अब तो हमारा 12th खत्म होने वाला है ना, अब हमारा वो पीरियड चला गया है जब मैं आपको जज करूं या आप मेरे को जज करूं, अब हम उससे काफी आगे आ गए। तो तुम जितने भी वियर्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हो या जितने भी जितना भी मतलब अनकंफर्टेबल रह सकते हो, यहीं पे हो जाओ ताकि बाहर आपको वो प्रॉब्लम ना हो। तो जिसको जहां पे दिक्कत होगी वो ओपनली पूछ ले, कुछ बच्चे नहीं पूछ पाते, दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है, हर कोई टॉकटेटिव नहीं होता और इसमें कोई बुराई नहीं है, सबको टॉकटेटिव होना भी नहीं चाहिए, दिमाग फट जाएगा हर कोई बोलता रहेगा तो, है ना। तो जो टॉकटेटिव नहीं है, जिसको नहीं करनी है क्लास में बात, वो मैसेज कर सकते हैं, राइट, तो चैट में मैसेज कर दो, मैं मैसेज डाउट ले लूंगी, नहीं तो क्लास के बाद रुक जाओ। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप आप मेरे को, क्योंकि बिकॉज क्लास के बाद तो नहीं हो पाएगा किसी का, उसके बाद काफी लेट हो जाता है, सो आपको नेक्स्ट डे ही उसका रिवर्ट आएगा, राइट। तो व्हाट्सएप करके छोड़ दो, 24 आवर्स में जो भी डाउट है उसका कोई ना कोई आंसर तो आ ही जाएगा। लंबा टॉपिक होगा तो क्लास में डिस्कस हो जाएगा, राइट। तो ये एक स्ट्रेटेजी रहेगी। अब हमारा चल रहा है कौन सा मंथ? सितंबर का हमारा टारगेट क्या रहेगा? सितंबर का हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग ये चारों चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। है मैम। जिसमें आपको पता है हर वीक में, बेटा मेरी तबीयत खराब है, भगवान के लिए माइक ऑन करके पीछे बात मत करना, आज मेरा सिर में बहुत दर्द हो जाएगा, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। फ्राइडे को आपको पता है हम लोग 11 करते हैं और हम वो प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे सितंबर में, और सैटरडे को हम लोग संडे टेस्ट पेपर डिस्कशन करते हैं और वो प्रैक्टिस भी क्वेश्चन की रहेगी, राइट, पेपर डिस्कस। दैट मीन्स मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू थर्सडे चलता है हमारा 12th, हमारा वही चलेगा। तो सितंबर में कंप्लीट हो जाएगा ये, आराम से कंप्लीट हो जाएगा ये, आते रहना बस, ठीक है जी, क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये तो हमारा था नॉर्मल सितंबर का। अब हमें 12th में क्या करना है? अब सितंबर के बाद 12th खत्म हो जाएगी, तो मेरे पास 2 स्टडी प्लान है जो मैं आपको दे रही हूँ, आप लोग मुझे वोट करके बता देना कि आप कौन सा लेना चाहोगे। दूसरी जो बैच था उसने अपने हिसाब से वोट कर लिया, उनकी क्लास में वैसा चलेगा, बट दैट डजंट मीन आपकी क्लास में वैसा चलेगा, ठीक है। तो आप अपनी क्लास का खुद डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि अब आप इतने अडल्ट हो ये डिसाइड कर सकते हो कि तुमको पढ़ना कैसे है। अगर तुमको पढ़ना है तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं मैं उसका कंसीडर तो करूंगी, और मैं अज्यूम करती हूँ मैक्सिमम बच्चे इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सब अपना वोट सिर्फ हाथ रेस करके करेंगे, मुझे काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। 2 स्टडी प्लान में लगा सकती हूँ, अपना वोट हाथ खड़े करके बोल देना कि तुम्हें क्या सूटेबल ज्यादा लगता है। अगर इसके अलावा तुम्हारे पास कोई स्टडी प्लान है तो मुझे फिर बना के प्रॉपर व्हाट्सएप कर देना, कल एक बार मैं डिस्कस करूंगी, अगर कुछ बहुत अच्छा विजिबल आया एक बार उसको डिस्कस कर लेंगे, कल मैं एक और बार वोटिंग कराऊंगी, ठीक है। आज एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। तो सितंबर तो हमारा फिक्स है कि सितंबर में हम क्या करेंगे, 12th फिनिश बायोलॉजी, सिर्फ बायोलॉजी की बात हो रही, ठीक है। अब देखो, अब आता है अक्टूबर, फिर आता है नवंबर, फिर आता है दिसंबर। इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग प्लान नहीं करेंगे ना तो टाइम निकल जाएगा। जब मैं आपको सुबह मॉक कॉल्स करती हूँ तो मैंने बहुत बच्चों को देखा है जिनका कोई प्लान नहीं है, जिन्होंने कोई स्टडी प्लान नहीं बनाया है,
लाइफ में ना चीजें प्लान करके किया करो, नहीं तो लाइफ खत्म हो जाती है, पता नहीं चलता, साल निकल जाता है, बिना प्लान करे बहुत खराब जाता है। ठीक है, तो प्लान करके करना, क्योंकि मैंने ये खुद आजमा के देखा है कि जब मैंने प्लान करके किया है ना, मेरी लाइफ ज्यादा पर्सपेक्टिव में आई है। ठीक है, सो बिना प्लान के अंधाधुंध नहीं चलना है, हम प्लान करके चलेंगे। तो हमारा प्लान दिसंबर तक जाएगा, दिसंबर 2023 की बात हो रही है, 24 का जब 24 स्टार्ट होगा तब बनाएंगे नई एनर्जी के साथ। तो अक्टूबर में मेरा क्या सजेशन है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि पूरे अक्टूबर में वी विल डू मंडे टू थर्सडे, ध्यान से सुनना प्लीज, रिवीजन किसकी, 12th की। तो जो 12th आपने पढ़ ली है ना अब तक, हम उसी को रिवाइज करते जाएंगे। जब मैंने रिवीजन बोला ना, उसका मतलब होता है कि तुम पढ़ के आते हो अपने घर से जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है, उसके बाद हम उसको आके डिस्कस करते हैं। तो 2 दिन में एक चैप्टर खत्म हो जाता है रिवीजन में, 2 दिन में एक चैप्टर खत्म होने का मतलब है आपको पढ़ के आना है। ठीक है, तो रिवीजन ऐसी ही होती है, जो नहीं पढ़ के आता फिर उसका मैं कुछ नहीं कर सकती यार, नीट ऐसे तो नहीं निकलेगा ना, आराम से मेहनत तो करनी पड़ेगी। फ्राइडे हम हमेशा, हमने फिक्स कर रखा है फ्राइडे हमने 11th का है, हम 11th करेंगे। ठीक है, आपका एनिमल फिजियोलॉजी चलता रहेगा, और सैटरडे आपको पता है वो भी आपका 12th का संडे टेस्ट डिस्कशन होता है? ये चलेगा। सेम चीज आप करोगे, अब नवंबर आता तो नवंबर में क्या करेंगे हम, मंडे से लेकर फ्राइडे तक, ध्यान से सुनना ये बात, हम करेंगे 11th के एसेंशियल चैप्टर, सारे नहीं करा पाऊंगी मैं, पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम नहीं है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th नीट के परस्पेक्टिव से, मंडे टू फ्राइडे हम 11th करेंगे। सैटरडे को हम लोग क्या करेंगे, सैटरडे को वी विल डिस्कस संडे टेस्ट पेपर, सॉरी मंडे टू थर्सडे करेंगे हम 11th। तो फ्राइडे गया ना बीच में, तो फ्राइडे को हम क्या करेंगे, फ्राइडे को हम 12th रिवाइज करेंगे, यानी कि हम नवंबर में सिर्फ एक दिन 12th रिवाइज करेंगे और सैटरडे को 12th के क्वेश्चन लगाएंगे। मतलब नवंबर से आप 2 दिन 12th रिवाइज करोगे, बाकी दिन 11th पढ़ोगे। फिर मैं दिसंबर में आऊं तो सेम चीज करेंगे, मंडे टू थर्सडे तक आप लोग 11th करोगे, फ्राइडे एंड सैटरडे आप लोग 12th करोगे रिवाइज, क्योंकि 12th में मैं पढ़ाऊंगी नहीं, अब रिवीजन चलेगी, पढ़ा चुकी हूँ मैं, जब इसको लेक्चर चाहिए रिकॉर्डेड लो। तो एक तो स्टडी प्लान ये है, इसका कंक्लूजन क्या निकला, मेन बात तो कंक्लूजन की होती है कि एंड क्या निकला। तो इसका निकलेगा एंड ये कि बाय द एंड ऑफ 2023, तो 2023 के एंड तक आपका क्या हो जाएगा, 11th एंड 12th आपकी प्रिपेयर हो जाएगी एक बार। ठीक है, तो जनवरी से हम लोग कैसे करेंगे, विल ट्राई कि क्रैश कोर्स की तरह उसको रन करें, ताकि आपको दोबारा से 2-3 बार रिवीजन हो जाए हर चीज की। तो 11th एंड 12th कंप्लीट हो जाएगी दिसंबर तक, 2023 तक। तो ये है प्लान ए। क्लियर है सबको, प्लान ए क्या है, किसी को डाउट है? हाँ शिल्पी बोलो। मैम रिपीट कर दो, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, फिर मैं लेफ्ट हो गई। बेटा ये स्टडी प्लान है, एक बार इसको रीड कर ले। सितंबर में क्या पढ़ेंगे, अक्टूबर में हम मंडे टू थर्सडे रिवीजन करेंगे 12th की, फ्राइडे को 11th की करेंगे और सैटरडे को 12th के क्वेश्चन करेंगे। नवंबर में हम मंडे टू थर्सडे 11th करेंगे, फ्राइडे को और सैटरडे को हम 12th करेंगे। दिसंबर में मंडे टू थर्सडे वही 11th करेंगे, फ्राइडे एंड सैटरडे को 12th करेंगे, सो दैट दिसंबर तक हमारा, दिसंबर एंड तक हमारा 11th और 12th की प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, अब बी जो स्टडी प्लान है उसको एक बार ध्यान से सुन लेते हैं। बी स्टडी प्लान में सितंबर तो सेम रहेगा, सितंबर में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, 12th कंप्लीट कर लिया हमने एक बार। और क्या कर सकते हैं इसमें, और हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ऐसे, यह है आपका अक्टूबर। तो अक्टूबर में कैसे करोगे आप, सॉरी मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्योंकि बायो तो आपके 6 के 6 दिन होती है ना। तो हम करेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है जी, कैसे चलेगा ये ऐसे चल सकता है कि मंडे से लेकर वेंसडे तक यू विल डू 11th, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे यू विल डू 12th। तो 12th की आपकी रिवीजन होगी हफ्ते में 3 दिन, और 11th की आपकी जो स्टडी है, क्योंकि इसकी तो स्टडी है ना पहले, अभी रिवीजन में कहाँ आए हम, तो स्टडी होगी 3 दिन। स्टार्टिंग के 3 दिन 11th ही चलेगी, लास्ट के 3 दिन 12th चलेगी, जिसमें आपके संडे टेस्ट पेपर जो है आपके दिसंबर तक संडे टेस्ट कौन से चलेंगे, 12th के ही चलेंगे ना। तो सैटरडे को हम वही संडे टेस्ट डिस्कस करेंगे, वो 12th के है, 12th का पार्ट हो गया। फ्राइडे को यहाँ 12th होगी, तो 3 दिन 11th, 3 दिन 12th। कब, कौन कौन से महीने में होंगे ये, इट विल स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर।
तो 3 महीने हम ये चलाएंगे। इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? इसका कंक्लूजन ये निकलेगा कि आपका 2023 में 11th और 12th दोनों कंप्लीट हो जाएगा। सो इफ यू थिंक अबाउट इट, दोनों स्टडी प्लान से 11th एंड 12th दोनों कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। क्या आपको हर वीक में 12th के कुछ चैप्टर रिवाइज करने हैं, या फिर आपको अक्टूबर हमारी है बस। Yes, ma'am. Yo-yo ma'am. Yo-yo, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, वो लाइट चली है ना, वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो गया। स्क्रीन दिख रही है? Yo-yo, ma'am. Yo-yo ma'am. ओके, एक मिनट। स्क्रीन तो दिख रही है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा यार। एक मिनट। हाँ, मिल गया। ओके जी। सो ये दो प्लान है मेरे पास, ठीक है जी। एक बार इसे देख लो। कंक्लूजन सबका सेम है, बस बी प्लान में आप हर 3 दिन 12th भी रिवाइज करते हो और 3 दिन 11th, और ए प्लान में आप अक्टूबर में सारी 12th रिवाइज कर लोगे, फिर नवंबर दिसंबर में हम लोग 11th करेंगे मेनली। तो आप इसे एक बार देख लो। आई गिव यू 2 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद हरीश आ गया क्लास में? हरीश क्लास में आ गया? इसका एक बार इसे देख लो। एक तो हर्ष है और एक हरीश है, 2 हरीश तो नहीं है ये। ओके, ऑल राइट, चलो। तो जो बच्चे कह रहे हैं, देखो सबका पॉइंट ऑफ व्यू मैटर करता है। कभी कुछ बोलो ना बोलो, जब वोट मांगे ना कोई, तो वोट जरूर देना चाहिए, ठीक है। नहीं तो बहुत ही स्टूपिडिटी है, वोट भी नहीं दो। तो जिस जिसको लगता है प्लान ए के साथ जाना है, वो रेज योर हैंड, ठीक है जी। सारे कर लो रेज योर हैंड, जिस जिसको प्लान ए लगता है। अपना सोच के करो, सब सब लोग भाड़ में जाए। तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है, नीट तुम्हें अपने लिए निकालना है। अपनी एक सीट सोचना और देखो तुम्हें क्या सूटेबल है, तुम्हें किसकी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, तुम्हारे हिसाब से ज्यादा अच्छा क्या है तुम्हारे स्कूल और तुम्हारी नीट को ध्यान में रखते हुए। सो रेज योर हैंड। सोच लो, 1 मिनट और दे रही हूँ। रेज ही रखना। लेकिन एक इंसान एक ही प्लान के लिए वोट कर सकता है। 2 का अगर तुम्हें है ना, मुझे कुछ भी चलेगा, तो भगवान के लिए बैठ जाओ। कुछ ही कहीं भी हाथ रेज मत करना भाई फिर। ओके, लेट्स चेक। ओपन कर लेते हैं। 12 हाथ खड़े, ठीक है। तो जिनको लगता है ए प्लान सुटेबल है, देखो ग्रुप है ना, तो जहां पे वोट ज्यादा होंगे प्लान वही जाएगा। इस पे किल किल मत करना भाई, ऐसे क्यों हुआ, राइट। तो ये है 12 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज करे, ठीक है। जिनको लगता है प्लान बी इज मोर फिजिबल फॉर देम, रेज योर हैंड। अभी 12 बच्चे हाथ नीचे करे। रुको 1 सेकेंड, रुको 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 रुको, मैं बोल रही हूँ रुको। नाउ रेज योर हैंड। जिनको लगता है प्लान बी इज मोर फिजिबल, वो रेज योर हैंड करेंगे। 1 मिनट, इनको भी रेज योर हैंड। किसी को कोई भी प्लान लगे, सबकी अपनी है। कोई, मैं किसी से नहीं पूछूंगी यार तुम्हें क्यों लगता है, ठीक है। मेरे हिसाब से दोनों फिजिबल है। ओके, डन। लेट्स सी। या 21 है, 21। ओके,
तो बी प्लान के लिए 21 है। तो आई थिंक ये अंडरस्टूड है कि हम लोग किस प्लान के साथ जा रहे हैं, बी के साथ, राइट। तो सितंबर में हम लोग 12th कंप्लीट करेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 11, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 12th की रिवीजन, ठीक है। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो चैप्टर होने वाला है मैं उसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको भेज दूंगी, ठीक है। आप देखो कुछ संडे लगेंगे, लेकिन कुछ संडे लगा के अगर आपका नीट निकल रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। रेदर देन एक साल का ड्रॉप लेके आप पूरा साल रखाओ, आप कुछ संडे खराब कर लो, लेकिन वो संडे आपको भविष्य बना देंगे, राइट। तो मैं आपको भेज दूंगी पहले ही एडवांस में, ये चैप्टर है उसको फास्ट स्पीड पे करके एक बार सुन के आ जाना, ताकि तुम थोड़ा सा प्रिपेयर हो के आओ। तो हम क्या करेंगे, हम चैप्टर को पढ़ेंगे साथ में और साथ में उसको क्वेश्चन लगाएंगे। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को हम सबसे पहले आपकी क्लास में एनिमल फिजियोलॉजी करेंगे, एनिमल फिजियोलॉजी हो जाएगा अक्टूबर में बहुत है। उसके बाद हम प्लांट वाला फिजियोलॉजी करेंगे और लास्ट में हम करेंगे फर्स्ट यूनिट, ठीक है जी, क्लियर है। यो मैम। ठीक है, आइए, ओके ग्रेट। सो आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्क्रीन दिख रही है सबको। यो मैम। मैम। यो मैम। तो हमने दिसंबर तक का प्लान डिस्कस करना था, पहला ऑब्जेक्टिव हमारा यही था, ठीक है। अब हमें एक बार आज का वीकली प्लान डिस्कस कर लेते हैं कि आप लोगों ने क्या प्लान करना है आगे का, है ना। तो वीकली प्लान तो हमने किया नहीं डिस्कस, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका रिवीजन में, फ्राइडे वाला? अच्छा, बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल, अच्छा बायोमोलिक्यूल कहाँ बोलिए बेटा, सेल सेल डिवीजन। डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। डिवीजन। तो मंडे को क्या पढ़ना था? अगर इसमें सन्नाटा है तो मैं लगा लेती हूँ, नहीं पढ़ा है। लेकिन बहुत से बच्चे सेल क्लास के बाद डिवीजन पढ़ते पिछले हैं। वीक में हो गया था। हाँ नहीं मैम, बेटा, अभी सेल आपने डिवीजन नहीं, बायोमोलिक्यूल्स किया था। नहीं नहीं, पिछले वीक में हुआ नहीं है। इफ यू डिडंट नोटिस, मियोसिस नहीं पहुंचे हम। यो मैम। मियोसिस यस 1 रिवाइज करना, मियोसिस 2 रिवाइज करना, ये दोनों अभी रहते हैं रिवाइज। उसके बाद हम लोग आएंगे बायोमोलिक्यूल्स में, राइट। बायोमोलिक्यूल्स में जो आप पढ़ के आओगे दैट वुड बी कार्बोहाइड्रेट्स। नहीं रुको, इसे नहीं, बायोमोलिक्यूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पढ़ेंगे हम, या फिर तुम वही पढ़ोगे, ये भी गलत है। हाँ यार, सीक्वेंस में जाओ, मैंने देखा है बच्चे ना इसे छोड़ ही देते हैं, फिर तुम क्यों छोड़ोगे, तुम सब पढ़ के आओगे इस चैप्टर में। तो कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड आप पढ़ोगे प्रोटीन्स, ठीक है। अब जिन बच्चों ने सेल कर लिया है वो क्या करेंगे, वो ये नहीं है वो अगला बायोमोलिक्यूल का पढ़ने लगेंगे। मैं तुमको अगले हफ्ते दूंगी ना टारगेट, तो तुम क्यों भागना चाहते हो, कोई जरूरत नहीं है भागने की। एक तो स्कूल में अलग चैप्टर हो रहा है, फिर ट्यूशन में तुम अलग चैप्टर कर रहे हो, अब खुद बैठ के भी तीसरा चैप्टर स्टार्ट करोगे तो तुम ओवरवेल्म हो जाओगे। तो तुम क्या करोगे, जिनका सेल हो चुका है, जैसे हर्ष मियोसिस पढ़ लिया बेटा तूने, तो मियोसिस अगर तूने पढ़ लिया है तो कुछ मत कर, फिजिक्स और केमिस्ट्री में एनर्जी लगा, ठीक है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है ना नीट के लिए, राइट सुनो, यो मैम। तो मैम वो तो ठीक है। तो जिनका हो सकता है। हाँ, तो अब टाइम बचा है ना यहाँ पे, यो बायो का मैम। आपने पहले प्रिपेयर कर लिया, तो अब वहां पे एनर्जी लगाना, जहाँ पे आपका वीक है उस पे फोकस करना, ओके, यो मैम। राइट। मैम। तो फिर हम लोग फिर उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली मियोसिस तक ही हम कर पाएंगे इस हफ्ते डिस्कस फ्राइडे क्लास में, बट विल सी, मियोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम लगता है उसको, राइट। तो वीकली प्लान डिस्कस हो गया, अब हम करते हैं इकोलॉजी को स्टार्ट करें, स्टार्ट। यो मैम। मैम। मैं चार्जिंग लगा के रख लेती हूँ, लाइट आएगी तो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, एक मिनट देना। देखो भाई, अभी किसी के स्कूल कॉलेज कॉलेज स्टार्ट हुआ किसी के स्कूल में? नो मैम। नो मैम। बहुत बढ़िया बात है, जब तक स्टार्ट होगा तब तक तुम यहाँ पे बहुत अच्छे से कर चुके हो, तुमको एज मिल जाएगा अच्छे से स्कूल में, है। मैम अभी तक हम चैप्टर 7 तक नहीं पहुंचे हैं। 7 तक नहीं पहुंचे, चलो अच्छा है, ये अच्छी बात है कि यहाँ पे जल्दी हो गया, तो तुझे वहां पे रिवीजन हो जाएगी, है ना। यो मैम। ठीक है, देखो इकोलॉजी का क्या सीन है ना, बहुत सारी थ्योरी है ना, तो बोर हो जाते। कभी ऐसा हुआ है कि सामने टीचर है, मैं ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर रही तुम्हारे टेंशन को, पर मैं जनरली पूछ रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से पूछती हूँ जो मुझे लगता है। ऐसे कभी हुआ है कि टीचर है सामने, मेल फीमेल कोई भी हो, पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं,
इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबको समझ आ रहा है, पर तुम्हारे दिमाग के ऊपर से सब टाप गया। यो मैम। कभी हुआ है कि कभी कोई खुद को क्वेश्चन कर लेते हो कि क्या व्हाट इज रॉन्ग विद मी, सबको तो समझ आ रहा है, मेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा। मेरे साथ ऐसा हुआ ही यो नहीं मैम। और कभी ऐसा हुआ है कि समझ तो आ रहा था आ रहा था आ रहा था आ रहा था, फिर एकदम सडनली पता नहीं दिमाग कहाँ चला गया और समझ आना बंद हो गया। यो मैम। हुआ है। मेरे साथ ऐसा हुआ है। अच्छा हुआ है, ठीक है। तो ये जो सब चीजें है ना, मेरे को लगता है ये कभी ना कभी होती है, शायद किसी के साथ नहीं भी होती हो। मैं देखो, मैं पूरी दुनिया को तो जानती नहीं मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि कभी ना कभी काफी ज्यादा तकरीबन लोगों के साथ हो जाती है। तो मेरे साथ भी होती ही थी। तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में थी, तो एक सब्जेक्ट था क्रोनोबायोलॉजी, जहाँ पे आप ब्रेन के अंदर जो क्लॉक है उसके बारे में पढ़ते हो। एंड दैट मैम बस सब उनके बहुत फैन थे। मेरे को कभी समझ नहीं आती, तो ना मेरी उनसे बनती थी टू बी ऑनेस्ट उनकी क्लास नहीं लगाती थी ना, मुझे समझ नहीं आता था। तो इसलिए तो उन्होंने वैसे कहा, मेरे नंबर भी बहुत ले लिए यार प्रैक्टिकल में, पर चलो अपनी जगह वो भी ठीक होंगे। मैं उनकी क्लास में बैठती थी, मुझे ना कुछ समझ नहीं आता था बोल क्या रही। तो फिर मैंने एक दिन सोचा कि हो सकता है कि मैं सो वो के नहीं आ रही सही से, इसलिए मेरा फोकस नहीं बैठ रहा। तो क्योंकि वो सब्जेक्ट ना फर्स्ट टाइम लाइफ में पढ़ा था हम सब ने, तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक टीचर समझा दे अच्छे से। आप किसी सब्जेक्ट से प्यार कर सकते हो अगर आपको टीचर अच्छा मिल जाए। अगर टीचर खराब मिल जाए ना, उस सब्जेक्ट से डर लगने लग जाता है, ऐसा मुझे लगता है। तुमको लगता है ऐसा? यस मैम। यो मैम। मुझे तो लगता है ऐसे ही है, टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है किसी सब्जेक्ट से प्यार कराने में या नफरत कराने में। तो मुझे लगता है कि मैथ से मुझे ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि सर भी तो हमारी सुनते नहीं थे, मारते ज्यादा थे। पर चलो कोई ना, एनीवेज आगे चलते हैं। तो फिर एक दिन मैं हॉस्टल में रहती थी पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो हॉस्टल में सर्दियां थी तब। अब क्या है, सर्दियों में ना अगर हॉस्टल वाले नहा ले तो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब ऐसा होता है भगवान जी धरती पे आ गए, क्योंकि हम तो नहीं नहाते, देखो कोई नहीं नहाता हॉस्टल में सर्दियों के टाइम पे, इट्स काइंड ऑफ अ कल्चर। लेकिन मैंने सोचा, मैं उठ के सुबह नहाई, मैंने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया, मैंने अपने आप को पूरा होश में लाया, ठीक है, तैयार होके मैं कॉलेज गई। अब जो हॉस्टल रहते हैं ना, वो बच्चे तैयार होके नहीं जाते, वो चप्पलों में जाते हैं। उस दिन मैं अच्छे से, मुझे याद है, मैंने कुर्ती पहनी थी, बाल बनाए थे मैंने, मेरी बॉडी भी हैरान थी, इसे क्या हो गया। मैं कॉलेज गई, तो फर्स्ट फर्स्ट बेंच पे बैठी, मैम आई, क्लास आई, मैम ने पढ़ाना स्टार्ट किया। आई स्वेयर टू गॉड 2 घंटे क्लास में कतई मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो बोल क्या रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की यार, मैंने मैम को देखा, बोर्ड को देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद मुझे मेरी लास्ट स्टेज याद है कि मैंने अपनी आंखों पे ऐसे मुंह पे हाथ रखा था, और फिर मैंने धीरे से अपनी दोनों आंखों पे हाथ रख के आंखों को खोलने की कोशिश की कि ध्यान से देख, कुछ तो समझ आएगा। लेकिन यार मुझे कुछ समझ नहीं आया, अक्षर मुझे कुछ समझ नहीं आया। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ प्रॉब्लम ये नहीं है, अरे हाथ नीचे करो, कहानी के बीच में काय के डाउट। उस दिन मेरे को समझ में आया कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि टीचर खराब है, प्रॉब्लम ये नहीं है मैं स्टूडेंट खराब हूँ। मैंने कोशिश की ना, मैडम भी तो अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रही है, पर देयर आर सर्टेन थिंग्स जो नहीं समझ आती है किसी पर्टिकुलर इंसान की। तो वो जो सब्जेक्ट था, मुझे उन टीचर से नहीं समझ आता था, और वो सब्जेक्ट यूट्यूब पे मिलता नहीं था। लेकिन वही सब्जेक्ट मैंने पढ़ा भी, और मैंने पेपर भी दिया, और मैंने क्लियर भी करा। पता है कैसे? क्योंकि मेरी जो हॉस्टल मेट थी ना, मुझे उसका पढ़ाया समझ आता था, तो मैंने वो पूरा सब्जेक्ट उससे पढ़ा है। मॉलिकुलर भी मैंने उससे पढ़ा है, मेरी फ्रेंड ऐसा है, अब तो वो रिसर्च कर रही है। सो मैंने उससे से पढ़ा है, वो बहुत बहुत इंटेलिजेंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही है, वो वहां से गोल्ड मेडलिस्ट रही है, तो मुझे उसका पढ़ाया समझ आता था। माई पॉइंट इज कि कभी कभार कुछ सब्जेक्ट समझ नहीं आते। मैं तुमको स्टोरी की सुना रही हूँ, फिर तुम सोचो मैडम बीमारी जैसी थी, छोड़ो सब कुछ, छोड़ा नहीं है मैंने, पढ़ा है मैंने। मेरा पॉइंट ये है कि कभी कभार नहीं समझ में आता है, दैट इज ओके। तो जब मैं इकोलॉजी पढ़ाऊंगी, मेरा एक्सपीरियंस है इकोलॉजी का, कुछ बच्चों को बहुत समझ आती है, कुछ बच्चों के ऊपर से टाप जाती है। तो अगर तो तुम्हारे ऊपर से टाप रही है, तो तुम अच्छे से मेरे से पूछ लेना, नहीं समझ में आ रहा, दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। एक टॉपिक को पढ़ाने के 36 तरीके होते हैं, ठीक है? तो आई ट्राई कि और तरीके से समझाती हूँ। लेकिन बाई चांस मान लो कतई समझ ही नहीं आ रही अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो, जस्ट मैसेज में मेरे को व्हाट्सएप कर देना कि नहीं समझ में आ रहा कुछ, सो विल फाइंड अ सॉल्यूशन। क्योंकि ये जो 4 चैप्टर है, इससे पेपर आएगा ही आएगा, कोई भी पेपर देने चले जाना पक्का पेपर आएगा। तो ये 4 चैप्टर खराब नहीं करने हैं, ये बात समझ आई? यो मैम। यो मैम। सो इट इज ओके इफ यू डोंट गेट इट, दैट्स फाइन। मैं ये नहीं करूंगी तुम स्टूडेंट बेकार हो, मैं टीचर बेकार हूँ, हम सब अच्छे अपनी जगह। लेकिन मुझे बता दे नहीं समझ आया, वो शर्मा शर्मी में रह जाना कि हाय मैडम जज करेगी। मैंने मुझे तुम्हारे प्रैक्टिकल के नंबर लिए हैं ठीक है सोने, ठीक है सोने। यो मैम।
ठीक है, चुपचाप से व्हाट्सएप कर देना कि मैम समझ नहीं आया, तो मैं फिर तुम्हें कोई जुगाड़ ढूंढ के देखती हूँ कि हाँ यार कैसे से समझा रहे हैं। लाइक अब देखो ये जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी बेस्ड है, तो एक टाइम आएगा जब हमें निन्नी आ जाएगी, तो जैसे किसी को निन्नी आए वो बता देना, फिर हम क्या करेंगे बीच में हम फ्लो चार्ट बना लेंगे, हम लोग बीच में जोक सुना लेंगे, है ना, फ्लो चार्ट बना लेंगे, जोक सुना लेंगे, हम यूट्यूब पे छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे, क्योंकि हमें इसे बड़े स्पेक्ट्रम में पढ़ना है ना, तो हम जितना हो सके इसे मोस्ट क्रिएटिव वे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये जो इकोलॉजी का एक्सपीरियंस है बहुत डिफरेंट होने वाला है, बाकी जितने चैप्टर आपने आज तक पढ़े हैं मेरे से बायो, तो बहुत डिफरेंट होने वाला है। आई जस्ट वांट यू टू हैव फेथ, थोड़ा फेथ रखो कि धीरे धीरे आपका चैप्टर खुलता चला जाएगा, आपका दिमाग भी खुलता चला जाएगा और तुमको समझ आ जाएगा। ठीक है जी, मतलब आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। मेन पर्पस क्या है आपका, आपके नीट के क्वेश्चन लग जाए ना, तो आपके नीट के क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा फेथ रखना, थोड़ा टाइम लगेगा चैप्टर बिल्ड करने में। इज इट क्लियर? यो मैम। Yes, ma'am. ठीक है, फेथ रखना। बाकी हाँ, अगर आपको बिल्कुल क्लास में समझ नहीं आ रहा भाई बता देना, नहीं तो कॉलेज ही खत्म हो जाएगी तुम सोचते रह जाओगे क्या हो गया। ऐसे मत करना, है ना। मैं समझ गई थी कि मेरे को नहीं उनका समझ आ रहा, तो मैंने जाना छोड़ दिया था उनकी क्लास में। मैं हॉस्टल में 1 घंटा पढ़ लेती थी, बहुत था। लेकिन उसके बाद मैडम ने मेरे बहुत नंबर खाए यार 40-40 नंबर नहीं मिले मुझे चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें नंबर भी नहीं देने। एनीवेज, तुम्हारे साथ हुआ है कभी नाजायज नंबर चले गए? होता है अब ऐसा कभी कि नहीं बनती मैम है तो आज नंबर? मुझे ना मेरा बायो का पेपर मिला और सर ने ना मेरे 2 मार्क्स ऐसे काट लिए खुशी खुशी में। खुशी खुशी में? क्या नाम है तुम्हारा? मैम सरयू। बता था मुझे मैम क्या सरी हो पता, ये? हाँ। मैम 50 मार्क्स का पेपर था, सर ने मुझे 43 दिए। मैं सर के पास गई कि सर मेरे 45 बन रहे हैं, 2 नंबर आपने कहाँ काटे? सर बोलते जो तू बहुत बोलती है ना उसके काटते हैं मैंने। मैंने को पहले ही बोला था तेरे घटेंगे समझ तो आई नहीं तुम्हें क्या लगता है मैं बिना एक्सपीरियंस के बोल रही हूँ? मैम मैं कल तक ले लूंगी 45, जब तक देंगे नहीं मैं जाऊंगी नहीं। अरे यार तू लड़ना बंद कर यार, क्लास टेस्ट ही तो है, बस थोड़ा थोड़ा प्यार से बात कर लेकर। टीचर है तेरे में, तू गलती तेरे भी है, तू बहुत ओके ओके बोली थी। मैम क्लास में बेइज्जती कर दी नहीं, मेरी आज। हाँ मुझे तो गलती बोलते ना तेरी तू नोट्स लिखती है क्लास में, क्या बोलते अपना ही पढ़ती रहती है, ये अलग ही बंदी है। मतलब ऐसे बोल रहे थे बच्चा अलग ही है, इसने अलग ही नीट क्लियर करना है और उन्हें करना ही नहीं है, ना ये मेरे बनाए हुए नोट्स लिखते हैं ना मेरा पढ़ाया हुआ पढ़ती है, पता नहीं कहाँ से पढ़ती है। सर ऐसे बोल रहे थे मुझे। हाँ तो बेटा फिर तूने भी तो बहुत बदतमीजी से बोला था ना उस दिन जब एनसीईआरटी का क्वेश्चन हुआ था, मैंने बोला था ना गलती है। देयर आर consequences you face when you're dealing with education system, so have fun है पूरे साल और यो, मैम। अपने टीचर को मेरा नंबर मत दे आई हो, इनसे पढ़ती हूँ मैं नहीं नहीं मैम, आपका क्यों देना। एक बार एक बच्चा दे आया था उनकी टीचर मान नहीं रही थी कि वो गलत क्वेश्चन में आंसर उन्होंने गलत दिया है, तो 2-3 बार हो गया उनके टेस्ट में, वो बच्चा बहुत परेशान हो गया, बहुत अच्छा बच्चा था टीचर को मेरा नंबर दे आए, कहते इन्होंने बोला आप गलत बोल रहे हो भाई साहब। और मैम गलत थे लेकिन मैम माने नहीं, पर भगवान के लिए मत दे के आना यार, टीचरों से लड़ाई करवाओगे मेरी ये स्पेशली शुरू के लिए था, शुरू अपना कलेश खुद झेले। चलो आओ, अब भाई एनसीईआरटी का पेज खोलो, ये वाला मिला। Yes, ma'am. यो एनसीईआरटी में हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको ऐसा पेज मिलेगा, ठीक है। इस पेज में जिन साइंटिस्ट का नाम मेंशन है पीवाईक्यूज लगाना। अब आपका 12th खत्म होगा ना जब, यू विल रियलाइज कि इन साइंटिस्ट के नाम आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉटसन एंड क्रिक का यहाँ जिक्र है, गॉल्जी कैमिलो गॉल्जी का यहाँ जिक्र है, रामदेव मिश्रा जी का यहाँ जिक्र है, स्वामी स्वामीनाथन का भी यहाँ पर जिक्र है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इनको इग्नोर करते हैं ना, अब से ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं काफी। तो रामदेव मिश्रा जी बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ही इज नोन एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। हम ग्लोबल लेवल की बात नहीं कर रहे, अभी मैं सिर्फ इंडिया बता रही हूँ। तो इंडिया में फादर ऑफ इकोलॉजी इनको बोलते हैं। किसी को भी हम फादर ऑफ किसी सब्जेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने उस सब्जेक्ट को बनाया है उस पर्टिकुलर जगह पे। तो इंडिया में जितनी इकोलॉजी का आज इतना मतलब, इकोलॉजी बहुत बड़ी फील्ड है अब, इन्होंने उसकी शुरुआत करी थी। कैसे? पहले इकोलॉजी के डिपार्टमेंट्स भी नहीं होते थे सारी जगह पे, इन्होंने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में इकोलॉजी का डिपार्टमेंट खोला था। आप लोगों ने नाम सुना है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का? यो मैम। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इनकी जो रिसर्च है उसकी वजह से इंडिया का दुनिया में नाम है।
ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में से एक है। तो वहां पर इन्होंने इकोलॉजी का डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था, इकोलॉजी की रिसर्च और टीचिंग को स्टार्ट किया था, और ये बहुत बड़ी बात है कि आपने कहीं पे एक पूरा डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करा है, ठीक है। तो एक लाइन तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी, इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स इकोलॉजी का इंडिया में स्टार्ट किया। अगर आप लोग ग्रेजुएशन करोगे ना इकोलॉजी में और पोस्ट ग्रेड के लिए जाओगे, तो अगर आप जा पा रहे हो ना पोस्ट ग्रेड के लिए, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने वो डिपार्टमेंट स्टार्ट किया है, इंडिया में पूरा कोर्स डिजाइन करा है इन्होंने। दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। उसके अलावा आप लोगों ने कभी सुना इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज IFS ऑफिसर, यो मैम। ये मैम है ना। तो ये सब कुछ आता है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, आप जितने भी डिपार्टमेंट देखते हो गवर्नमेंट के, उसकी जो नींव थी उसको स्टार्ट इनके गाइडेंस में हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने इंडिया में इकोलॉजी को बेसिकली एस्टेब्लिश करा है, तो इसलिए अब इनको कहते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी। क्लियर है? यस सो ये लाइंस को अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब ये वाला पेज खोलो, सब दिखा यो मैम। है ना। सब कहते हैं फर्स्ट पेज बेकार होता है, मेरे को लगता है फर्स्ट पेज बेकार नहीं होता, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे को लगता है वो आपको दूसरे पेजेस से कनेक्ट करा सकता है, तो एक बार रीड करने में कोई बुराई नहीं है ना। तो मैं उसी पर्सपेक्टिव से आपको बता रही हूँ। देखो, अभी आप बैठे हो, राइट, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, क्योंकि आप में मेटाबॉलिज्म है ना। जब हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे द लिविंग वर्ल्ड, वहां पे हम देखेंगे कि हम किसी को लिविंग कैसे बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं ना लिविंग के, राइट, सुना है ना। तो ये कह रहे हैं जो लिविंग वर्ल्ड होता है बड़ा फैसिनेटिंग है, मतलब कमाल का है ना, आपको सोच में डाल देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने आसपास देखो, आपको बैक्टीरिया नहीं दिख रहा, लेकिन आपके आसपास बहुत से बैक्टीरियाज है, बहुत से वायरसेस है, बहुत से फंगस है, बहुत से सारे स्पोर्स है जो आपको दिखाई नहीं दे रहे लेकिन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो चीजें आप नहीं देख सकते वो भी लिविंग है, जो आप देख पा रहे हो वो भी लिविंग है। जैसे आप अपने आप को देख लो, शीशे में देख लो, एक बार को डर लगेगा कि ओ माय गॉड, लेकिन फिर भी आप हो तो लिविंग ना। एलियंस भी तो हम लिविंग ही मानते हैं, राइट। यो मैम। यो मैम। मतलब एक बच्चा प्रोटेस्ट नहीं करेगा, सब मान गया हम एलियंस हैं। सब कह रहे हैं हम, जादू हमारा भाई था, है और रहेगा। चलो, यो मैम अब देखो, अगर मैं बायोलॉजी में कहूँ कि सबसे छोटे यूनिट क्या है लिविंग की, कि कोई भी लिविंग है तो सबसे छोटे यूनिट क्या है जिससे मिलके वो बना है, क्या बनी है? सेल। हाँ, Cell. बायो को हम सेल कहते हैं। लेकिन बेटा अगर केमिस्ट्री में चली जाऊं मैं, तो सबसे छोटी यूनिट क्या है? एटम। एटम। हाँ, एटम। तो सेल भी बहुत अंदर जाके देखोगे बने एटम से है, दुनिया एटम से ही बनी है, ठीक है। तो दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट ब्रांच ऑफ साइंस जो इसको स्टडी करती है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्ट है कभी फिजिक्स में तो जरूर पढ़ना। सबसे छोटी यूनिट एटम है। अगर मैं इसको, अब बड़ी कंफ्यूजन है, सेल बोले एटम बोले, तो बेटा बायोलॉजी के सेंस में बोलेगा तो सेल बोलेगा। अगर केमिस्ट्री में जा रहा है, बिल्कुल बेसिक पे जा रहा है, तो दैट इज एटम। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, दैट इज ट्रू, हम यही मानते हैं, राइट। तो सबसे छोटी यूनिट एटम। एटम से मिलके बने हैं थोड़े बड़े मॉलिक्यूल जिसे हम बोलते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। यो मैम। मैक्रोमॉलिक्यूल से को थोड़ा बड़ा करो तो आपको फाइनली मिलता है सेल। यार सेल भी तो देखो ना, चीजों से मिलके बना है, लिपिड से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, इन सब से मिलके बना है। सो एटम से बने मैक्रोमॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल से बने सेल्स। क्लियर है? यो मैम। अब अगर मैं ग्रुप ऑफ सेल बोल दूं, अब ध्यान से सुनना सारे, ग्रुप ऑफ सेल जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये नीट की PYQ की बहुत पुरानी लाइन है कि व्हाट इज अ टिश्यू। जब बहुत सारे सेल्स एक साथ आते हैं हम उनको टिश्यू कहते हैं, लेकिन किसको टिश्यू कहते हैं? टिश्यू इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, ठीक है। तो परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन इसकी मेन लाइन है, समझ आई? ये आपको मिलेगा यो मैम। टिश्यू वाले चैप्टर में 11th के। अब तो आप 11th और 12th को कंपेयर कर सकते हो, आपने इतनी 12th पढ़ ली है, ठीक है। तो उसे कहते हैं टिश्यू। टिश्यू बन गए। अब टिश्यू बहुत सारे इकट्ठे होकर कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो हम कहेंगे ऑर्गन्स बन गए, है ना। हार्ट के टिश्यू, कार्डियक टिश्यू मिलके उन्होंने हार्ट बना लिया। बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकते हैं, तो अब हम बोलेंगे एक ऑर्गेनिज्म का जन्म हो गया। ऑर्गेनिज्म जैसे फॉर एग्जाम्पल राशि बन गई। तो राशि किससे बनी है? एटम। एटम से मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से राशि के सेल बने, सेल के ग्रुप से टिश्यू बना, टिश्यू के ग्रुप से ऑर्गन बना, और ओवरऑल राशि फॉर्म होगी। समझ आई? यो यो मैम। मैम। अब इकोलॉजी आप कहाँ से पढ़ते हो बेटा? इकोलॉजी में आप कहाँ से पढ़ोगे? आप ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करोगे, ठीक है।
तो ऑर्गेनिज्म में मतलब आप एक किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हो। जैसे मैंने ये नहीं बोला ना सारे ह्यूमन, ठीक है, मैंने बोला राशि, तो ऑर्गेनिज्म में आप इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, किसी एक इंडिविजुअल की। तो जैसे ह्यूमन में मैंने सिर्फ राशि की बात करी, ठीक है, सो दैट इज इंडिविजुअल। ओके, तो ऑर्गेनिज्म में आप किसी एक इंडिविजुअल को स्पेसिफिकली पढ़ते हो, पर इकोलॉजी में हम जनरली एक इंडिविजुअल को नहीं पढ़ते, हम बड़ी सी चीज को पढ़ेंगे। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ इकट्ठे हो जाए ना, तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज स्पीशीज। हाँ, अब इस पे आएगी डेफिनेशन, आपने संडे टेस्ट में एक बार करी भी थी। व्हाट इज अ स्पीशी? इट इज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ध्यान से सोचो इसे, ऐसे इमेजिन करो एक आइलैंड है, ठीक है, अपने माइंड को चलाओ, एक आइलैंड है, वहां पे सारे के सारे इंसान रहते हैं, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड, उनको हम कहते हैं स्पीशी। ऐसे नहीं कह देते कि मान लो बहुत सारे इंसान हैं लेकिन उसमें से कोई एलियन था, है ना, मान लो वो भेष बदल के आया, तो वो इंसान तो नहीं है। कैसे पता चलेगा? जब वो इंटरप्रेट कर सकते हैं तब हम कहेंगे वो सेम ही स्पीशीज के। ऐसे ना हमें ऐसे नॉर्मली नहीं मिलता, लेकिन आप नेचर में जाओगे ना तो आपको दो ऑर्गेनिज्म बहुत एक जैसे दिखेंगे, स्पेशली फिशेस। आपको लगता है कि ये एक ही टाइप की फिश है, लेकिन बाद में पता चला यार ये तो इनवर्टिब्रेट से बिलोंग करता है, ये तो फिश है ही नहीं। तो ये आपको लोअर ऑर्गेनिज्म में बहुत देखने को मिलता है कि वो देखने में सेम है लेकिन वो एक ही स्पीशीज नहीं है। तो व्हाट इज अ स्पीशी? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको हम स्पीशीज कहते हैं। इज इट क्लियर? ये डेफिनेशन नीट के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। आवाज आ रही है ना सबको? ठीक है, थोड़ी थोड़ी आवाज मेरी हम नाक से आ रही है। अब देखो, जब हम पढ़ते हैं, आपने भी ऐसे डेटा सुना है, न्यूज में सुनोगे कि 60% गर्ल्स इन हिमाचल प्रदेश डिड नर्सिंग लास्ट ईयर। इन 2022 60% लड़कियों ने नर्सिंग करी। ऐसा कभी सुनिए न्यूज? पर्सन में बोलते हैं। यस। तो नेक्स्ट जो यूनिट आती है ग्रुप ऑफ स्पीशीज, जब ग्रुप ऑफ स्पीशीज को मैं बड़ा कर दूं तो मैं उसको बोलती हूँ पॉपुलेशन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्पीशी एंड ए पॉपुलेशन? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप पूरी कॉलेज में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पढ़ोगे, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन के बारे में पढ़ोगे। तो व्हाट इज अ पॉपुलेशन? इट इज ग्रुप ऑफ स्पीशीज, है सभी सेम स्पीशीज, विच कैन इंटरब्रीड। ये प्लस का साइन है, तो इंटरब्रीड कर रही है। अगर ग्रुप ऑफ स्पीशीज है, इंटरब्रीड कर रही है, तो मैं पॉपुलेशन की बोल रही हूँ, स्पीशीज की नहीं बोल रही, क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन डिफाइंड एरिया। डिफाइंड एरिया का क्या मतलब है? डिफाइंड एरिया का मतलब है कि आपको बाउंड्री पता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि हिमाचल प्रदेश में, ये सारे पहाड़ बनाते मैंने, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 60% लड़कियां मेडिकल लेती है आउट ऑफ 100, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? हिमाचल की बात की सिर्फ, क्या मैंने दिल्ली इंक्लूड किया इसमें? नो मैम। तो मैं स्पीशीज नहीं, मैं यहाँ पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ। तो पॉपुलेशन में एक डिफाइंड एरिया होता है, मतलब आपको पता है कि आप कहाँ तक स्टडी कर रहे हो, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। अगर मैं इसी डिफाइंड एरिया में बोल दूं कि इन दिल्ली 60% बॉयज ऑप्ट फॉर मेडिकल स्टडी, 60% लड़के मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो मैंने 60% लड़के दिल्ली में बात करी, तो ये डिफाइंड एरिया है कि मुझे पता है कि कहाँ तक, मैंने सिर्फ दिल्ली तक अपनी रिसर्च करनी है, दिल्ली से बाहर नहीं गई मैं। तो डिफाइंड एरिया का मतलब है आपको ये पता है बाउंड्रीज कहाँ पर है। क्लियर है? जब बाउंड्री पता हो हम उसको कहते हैं पॉपुलेशन। नेक्स्ट आता है कम्युनिटी। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। अब यार कम्युनिटी क्या है? देखो, स्पीशी पॉपुलेशन काफी हद तक एक जैसी, स्पीशी में नंबर ऑफ इंडिविजुअल ज्यादा, स्पीशी में डिफाइंड एरिया भी आ गया। अब आते कम्युनिटी। कम्युनिटी कैसी है? मान लो आपने मूवीज तो देखी होगी, ऐसे मुंबई में देखा बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती है, बिल्डिंग्स। सोसाइटी का नाम क्या रखे? गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम। अरे तारक मेहता का उल्टे चश्मे, ये तुम कब मूव ऑन करोगे? अच्छा, गोकुलधाम सोसाइटी। बताओ, मैं कंपनी में काम करती थी, वहां ना नाइट शिफ्ट होती थी, तो हम ओवरसीज बच्चों को पढ़ाते थे जो बाहर फॉरेन में रहते हैं। तो वहां पे हमारा एक कलीग था, एलेक्स नाम था उस भाई का। एलेक्स रात को जब उसका लेक्चर नहीं होता था, एक एक घंटे के पर्सनल ट्यूशन होती थी वो, ठीक है, पर स्टूडेंट ट्यूशन होती थी।
तो इंटरेस्टिंग है कि फॉरेन के बच्चे इंडियन से ही पढ़ते थे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट नॉलेज बहुत स्ट्रांग होता है। तो जब भाई का वो नहीं होता था ना लेक्चर, वो क्या करता था, वो ऑफिस के सिस्टम में तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा के देखता था और हंसता था। उस बंदे की 3 बार ऑफिशियली कंप्लेन हो चुकी थी इस बात पे कि ये अलाउड नहीं है कि आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखो। लिटरली उसके मेल पे लिख के आता था कि दिस इज नॉट अलाउड, पर स्टिल वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखता, तो उसको बहुत पसंद था। तो जैसे हम बैठे हुए पढ़ा रहे हैं और सडनली हमें हंसने की आवाज आती थी, दैट मीन्स ये फिर तारक मेहता देख रहे हैं। तो जब भी मुझे गोकुल धाम सोसाइटी देख बोलते हो ना, मुझे एलेक्स याद आ जाता है। पीछे वाली रो में बैठता था भाई वो, हमेशा से ही करता हुआ दिखता था, फिर देख के बोलता था देखो इसे। और मेरे को हर बार हंसी उसे देख के आती थी, गोकुल धाम को। गोकुल धाम के वासियों, गोकुल धाम सोसाइटी में मनुष्य रहते हैं। ये मैम। ये मैम। अरे किसी के पास कुत्ता तो होगा ही पालतू। नो मैम। ठीक है, गोकुल धाम सोसाइटी में आज से तुम लोग रहते हो, किसी के पास तो डॉग होगा। ये मेरे पास है। अच्छा, किसी के पास म्याऊ म्याऊ है। नो मैम। ठीक है, मेरे पास म्याऊ म्याऊ है, बस वो मेरे घर नहीं आती, मैं उसके घर नहीं जाती, लेकिन वो मुझे जज करती है, तो आई हैव म्याऊ म्याऊ। मैं भी गोकुल धाम सोसाइटी रहती, ठीक है। तो देखो, एक पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया में है ना गोकुल धाम सोसाइटी। यस ये मैम। तो गोकुल धाम सोसाइटी विल बी नोन एज अ कम्युनिटी। क्या मतलब, मैं बहुत छोटा एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कम्युनिटी है, और तुम गोकुल धाम से तो याद भी रख लोगे, फैन हो तुम भैया इनके। तो एक कम्युनिटी है ये। कम्युनिटी का क्या मतलब है, यहाँ पे आपको डिफरेंट पॉपुलेशन मिल रही है। ह्यूमन की पॉपुलेशन है ना वहाँ पे, वहाँ पे आपको डॉग्स की अलग अलग पॉपुलेशन मिलेगी, है ना। कुछ वहाँ पे भी तो कुछ सोसाइटी में डॉग रहते होंगे, आपको कैट की भी एक अलग पॉपुलेशन बन रही है। क्या ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, कुत्ता बिल्ली इंटरब्रीड कर सकते हैं? नो मैम। नेचर में नहीं करते हैं, है ना। लैब में तुम जबरदस्ती क्या करा रहे हो, दैट डजंट काउंट, नेचर की बात हो रही है। सो व्हाट इज अ कम्युनिटी? कम्युनिटी इज, ध्यान से सुनना, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन एक डिफाइंड एरिया में है, लिख लो साथ साथ, ये भी सही है, डिफाइंड एरिया पे है, कैन नॉट इंटरब्रीड। तो पॉपुलेशन और कम्युनिटी में अगर फर्क पूछ ले, नीट पूछता है ये, इस क्वेश्चन में उलझाता है वो बच्चों को। सो अगर वो फर्क पूछ ले तो अपना यही फर्क है कि पॉपुलेशन से इंटरब्रीड कर सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी में इंटरब्रीडिंग नहीं होती है। टू डिफरेंट पॉपुलेशन में, ह्यूमन कैन इंटरब्रीड विद ह्यूमन, कैट कैन इंटरब्रीड विद कैट, लेकिन वो कैट और डॉग इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ आई? यो मैम। यो मैम। दिस इज नोन एज कम्युनिटी। क्लियर है ये मैम। यार? मैं तो लग गई। कितना टाइम है, अरे खत्म होने वाला है। ओके, आइए अब आता है इकोसिस्टम एंड बायोम। इकोसिस्टम एंड बायोम जैसे जैसे चैप्टर चढ़ेगा ना तब मैं समझाऊंगी, तो ये और बड़ी टर्म्स है। अभी इतना क्लियर सबको? यो मैम। ये है मैम। ना। अब हम ये समझते हैं कि इस चैप्टर में एक एग्जांपल देते हैं वो, और एक बार ना बहुत पुराने पीवाईक्यू में मुझे एग्जांपल की स्टेटमेंट आई थी, तो मैं एक बार जिक्र करना चाहूंगी। कभी किसी ने बुलबुल को गाना गाते देखा है? सुना है? सुना है? यस नो मैम। नो मैम। अच्छा सुना है। अच्छा, तो कैसा लगता है जिन्हें सुना है? मीठा मीठा या सिरदर्द? हम किसी को बोलते हुए सुना है। कोयल को सुना है। कोयल। नहीं, वो क्या बोल रहा है, किसी को क्या? हम किसी को बोलते हुए सुना है कि बुलबुल गाना गाते हैं। अच्छा हाँ, थैंक यू शीतल। अच्छा हाँ, बुलबुल गाना गाते। जब मैं स्कूल में थी ना 12th में, तुम्हारी एज में, मेरी खिड़की के पास आके बुलबुल गाना गाते थे सुबह 4 बजे। भाई साहब नफरत हो गई थी मुझे उससे। मैं हर रोज सुबह यही पूछती थी नींद में कि क्यों बहन, क्यों मुझे क्यों उठाना चाहती है, मुझे नहीं उठना भी। कौन मीठा गाती है बट सुबह 4 बजे, सुबह 4 बजे मुझे मीठा नहीं लगता था। तो जब बुलबुल गाना गाती है तो मैं क्या सोचती थी, वाई बहन, वाई आर यू सिंगिंग, सो वाई डज द बर्ड सिंग। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, हाउ डज द बर्ड सिंग, यार गाना कैसे गा रही है? मैं गाऊंगी तो तुम्हारे कान से खून आ जाएगा, इसका गाना लोगों को अच्छा लगता है। तो अगर मैं बोलूं हाउ डज, कि वो गा कैसे रही है, तो उसके लंग से हवा बाहर निकल रही है, अंदर जा रही है, उस वहां पे वोकल कॉर्ड्स लगे, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं तभी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो दैट इज आंसर ऑफ कि गाना कैसे गा रही है, मैकेनिज्म। और वाई डज के आंसर क्या होता है, उसका रीजन क्या है। तो एक बर्ड गाना क्यों गाता है जनरली? दुख में ऐसे ही। हैप्पी। ओ ऐसे नहीं गाता है। अरिजीत सावर आज मन नहीं लग रहा था, चलो गा के देखते हैं चन्ना मेरे यहाँ। क्या भाई?
जो दुख में हो दुख में गाना गाती है। मैंने बोला ना रिजी सामन नहीं है तुम कुछ भी। बेटा कोई भी एनिमल जब जब बर्ड्स गाना गाते हो उसका रीजन होता है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना। उनके पास हमारी जैसी स्पीच नहीं है ना, उनका स्पीच का मोड अलग है, तो वो जनरली गाना गाते हैं मीटिंग एक। कभी देखा है ना बारिशों में फ्रॉग लगे होते हैं टर्टर करने, तो टर्टर क्यों कर रहे हैं, वो ये थोड़ी बता रहे बारिश हो रही है, वो मीटिंग कॉल्स दे रहे होते हैं फीमेल को कि मैं यहाँ हूँ, लेट्स इंक्रीज और फैमिली, इस दुनिया पे हम राज करेंगे। तो वाई का आंसर क्या होगा कि वो मीटिंग कॉल कर रही थी, ठीक है। तो ये हम इकोलॉजी में जनरली कोशिश करेंगे कि हम वाई का आंसर दें कि कोई प्रोसेस क्यों हो रहा है, रेदर देन उसके मैकेनिज्म पे जाए। क्लियर? यो मैम। ठीक है। और मैं जाने से पहले आपको इस पेज पे आइए और इस डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो, व्हाट इज इकोलॉजी। यहाँ से हमारा एक्चुअल चैप्टर टेक्निकली स्टार्ट होगा, राइट। तो परसों से स्टार्ट करेंगे, कल अगर पढ़ना होगा मुझे बता देना, पढ़ा दूंगी वैसे तो। कल पढ़ना है? नो मैम। नो नो नहीं पढ़ेंगे। नो मैम।